बच्चों अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम दिया है बेटा हमने वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, यानी कि उस समय पर ऋग्वेदा जब कंपोज किया जा रहा था तो उस समय पर रहने वाले लोगों को किन किन शब्दों से या किन नामों से जाना जाता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमें ये समझना जरूरी है कि उस समय पर लोगों को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और वो दो मेन पार्ट्स थे, पार्ट्स यानी कि ग्रुप्स, और ग्रुप्स को ही कई बार स्ट्रेटा भी कहा जाता है। STRATA, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप्स, भाग। एक ग्रुप था ऊंचा तबके के लोग, जिसमें ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे, और एक कॉमन तबका यानी कि सभी लोगों के लिए जो होता है। एक ऊंचा तबका यानी कि हायर रैंक्स वाले लोग, और एक कॉमन पीपल के लिए। तो जो ऊंचा तबका या हायर रैंक के लोग थे, उसमें दो तरह के लोग हुआ करते थे। पहला, प्रीस्ट और ब्राह्मण्स। प्रीस्ट का मतलब होता है बेटा पुजारी, और ब्राह्मण्स ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसे जानते ही हैं आप। तो जो प्रीस्ट और ब्राह्मण्स थे, इन्हें बहुत ऊंची कास्ट में समझा जाता था, या यूं कहें कि वो लोग होते थे जो एजुकेशन दिया करने का काम करते थे, राजा के काफी ज्यादा नजदीक होते थे, क्लोज होते थे। राजा के लिए हर बार हवन परफॉर्म करना, उनके लिए प्रार्थनाएं करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारा काम उनका हुआ करता था। इसलिए हमने लिखा है दे परफॉर्म्ड रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब अनुष्ठान, जितने भी धार्मिक आयोजन, धार्मिक समारोह, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, वो इन्हीं प्रीस्ट और ब्राह्मण्स के थ्रू ही परफॉर्म होते थे। प्रीस्ट और ब्राह्मण्स को काफी ज्यादा महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस दी जाती थी उस समय पर, या यूं कहें कि काफी ज्यादा कंट्रोल उनके हाथ में होता था। सेकंड, राजास, ये भी हायर रैंक्स में ही आते थे। They did not have capital cities. इस समय के बाद यानी कि ऋग्वेदा के बाद जो समय आया, और उस समय पर जो किंगडम्स बनी, उन सभी की कैपिटल हुआ करती थी। आज की अगर हम बात करें बेटा, तो आज भी हर नेशन की एक कैपिटल होती है, स्टेट की भी कैपिटल होती है, यानी कि कैपिटल यानी कि राजधानी। लेकिन जब हम इस समय की बात कर रहे हैं, यानी कि ऋग्वेदा टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस समय के राजाओं के पास कोई बड़े बड़े महल नहीं होते थे। They did not have big palaces, they did not have capital cities, and even armies with them, यानी कि कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी उनके पास। अभी आपको प्रीवियस टॉपिक में मैंने सिखाया कि कोई परमानेंट आर्मी नहीं है जिसे हम हर महीने सैलरी दे रहे हैं। बस जिस समय पर युद्ध लड़ना होता था तो असेंबलीज वगैरह होती थी, और वहीं पर लीडर्स को इलेक्ट कर दिया जाता था। तो लीडर्स को इलेक्ट करके ये डिसाइड किया जाता था कि कौन उस बैटल्स में उस बैटल को लीड करेगा। इसकी खास बात क्या थी बेटा? इसकी खास बात ये थी कि नो टैक्स एट दैट टाइम। व्हाई देयर वाज नो रेगुलर आर्मी? रेगुलर आर्मी क्यों नहीं थी? उसका रीजन ये है कि किसी भी तरह का कोई टैक्स वसूला नहीं जाता था। तो बेटा हम बात कर रहे थे आर्मीज के बारे में, पैलेसेस के बारे में, कैपिटल सिटीज के बारे में, कि इस समय पर यानी कि ऋग्वेदा टाइम्स में
जितने भी राजा थे उनके पास बड़े बड़े महल नहीं थे, ना ही उनके पास बड़ी बड़ी राजधानियां थी, और ना ही कोई परमानेंट आर्मी थी। क्योंकि इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पैसा। एंड द राजाज ऑफ दैट टाइम दे डू नॉट हैव ए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। इनकम का यानी कि रेवेन्यू जनरेट होने का कोई परमानेंट सोर्स नहीं था। और परमानेंट सोर्स क्या होता है इनकम का? टैक्स। क्योंकि टैक्स नहीं वसूला जाता था उस समय पर, बस जो सुविधाएं दी जाती थी उसके बदले में किसी चीज को लिया जाता। विलिंगली लोग खुश होकर अगर उस राजा को देना चाहते थे तो राजा उसे एक्सेप्ट करता था, लेकिन कंपल्शन नहीं था, पाबंदी नहीं थी कि आपको इतना पैसा, इतना रुपया या इतनी चीजें हर महीने अपनी इनकम में से देना ही पड़ेगा। इसलिए राजाओं के पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और यही रीजन था कि दे डू नॉट हैव बिग कैपिटल सिटीज। बड़े बड़े महल नहीं बना पाए वो लोग, परमानेंट आर्मी को मेंटेन नहीं कर पाए। Sons did not automatically succeed their fathers। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसका मीनिंग ये है कि यह जरूरी नहीं था कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज क्योंकि देखो बेटा, हर इंसान ये चाहता है कि वो जिस पोस्ट पर है, वो जितना पावरफुल है, उसका पुत्र यानी कि उसका बेटा भी उससे उतना ही ज्यादा, उतना तो हो ही सही, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर बने, उसके पास उससे भी ज्यादा पैसा आए। हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश रहती है, हर फादर यही चाहते हैं। आज हम हमारे इंडिया को भी देख ले, आज भी यही चीज होती है। हर मिनिस्टर चाहता है कि उनका बेटा भी मिनिस्टर बने। हर स्पोर्ट्स पर्सन चाहता है कि अगर वो क्रिकेट अच्छा खेले हैं तो उनका बच्चा भी अच्छा क्रिकेटर बने। इवन एक्टर्स को ले लीजिए, एक्टर्स भी क्या चाहते हैं कि अगर उन्होंने एक्टिंग में अच्छा किया है तो उनके बच्चे भी उनसे और अच्छा करें। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसकी वजह से हर फादर ये चाहता है कि उनका बच्चा भी आगे चलकर और उनसे भी अच्छा काम करके जाए। लेकिन इस समय पर ऐसा नहीं था। इसे ऐसा होता तो उसे हम क्या कहते हैं? सिविक्स में पढ़ाया मैंने आपको, मोनार्की। द नेक्स्ट किंग और क्वीन विल बी द सन और डॉटर ऑफ द प्रेजेंट टाइम किंग और क्वीन। यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है मोनार्की में। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था कि अगर कोई राजा है तो उसका बेटा ही अगला राजा बनेगा। नहीं, उसका चुनाव जनता किया करती थी, कॉमन पीपल। असेंबलीज में, सभाओं में, जो सभाएं होती थी उनमें आपस में बातचीत की जाती थी कि कौन सबसे अच्छा है, किसमें स्किल्स है, किसमें एबिलिटी है, कौन अच्छा काम कर सकता है, और सबकी सहमति से लीडर का चुनाव किया जाता था इन ए डेमोक्रेटिक मैनर। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी। ये बात मैंने आपको बताया था कि समाज को दो भागों में बांटा गया था, एक ऊंचा तबका और एक कॉमन तबका। तो जो कॉमन पीपल थे उन्हें कहा जाता था बच्चों जना या विश। जो आम तबका होता था जिसमें कॉमन पीपल रहा करते थे, उसे नाम दिया गया था जना या विश। जैसे जो वंश चल रहा है, जिस राजा का वंश चल रहा है, उस राजा के किंगडम में रहने वाले लोगों को उसी के वंश के नाम से जाना जाता था। जैसे यदुवंशी, चंद्रवंशी, पुरुवंशी। तो यदु, चंद्र, पुरु ये उस राजा को बिलोंग कर रहे हैं, और वंश यानी कि उसकी डायनेस्टी के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए उन सभी को यदुवंशी कहा गया। इसी टॉपिक में आइए बच्चों हम आप आगे बात करते हैं।
आइए बच्चों, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल में ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि पीपल हु कंपोज्ड हिम्स। अब हिम्स वर्ड कहाँ पर आया है? ऋग्वेदा में जो भी भजन, कीर्तन या जिन्हें सुक्तास कहा गया है वही होते हैं हिम्स। तो ऐसा माना गया है कि वो लोग जिन्होंने हिम्स को कंपोज किया उन्हें कहा जाता है आर्यंस, या वो लोग जिन्होंने हिम्स बनाए ऋग्वेदा में कंपोज किए वो अपने आप को आर्यंस कहा करते थे, है ना। अब आर्यंस कहाँ से आए? कल मैंने आपको वो अंटार्कटिका वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दे केम फ्रॉम द अंटार्कटिका बिकॉज वहाँ पर बर्फ ज़्यादा होने लग गई, सब जगह बर्फ जमने लग गई, तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले, भारत में भी आए, यूरोप के देशों में भी गए। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इस बारे में। तो मेन बात यह है कि जिन्होंने ऋग्वेदा में हिम्स को कंपोज किया, उन हिम्स को कंपोज करने वाले पर्सन्स अपने आप को आर्यंस कहा जाते थे, कहलाते थे। एंड दिस वाज ए रेस ऑफ पीपल। रेस, यहाँ पर रेस का वर्ड मतलब वो दौड़ से नहीं है, यहाँ पर रेस का मतलब है प्रजाति से, है ना, कम्युनिटी से मतलब है यहाँ पर रेस से। तो ये उन लोगों की कम्युनिटी थी हु कंट्रोल्ड द सोसाइटी, जिन्होंने उस समय पर समाज को बनाया, है ना, कास्ट सिस्टम को डेवलप किया। तो आर्यंस आर द पीपल हु हैव ए मेजर कंट्रोल ओवर द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को कैसे चलाना है इसका पूरा कंट्रोल आर्यंस के पास में था, बिकॉज दे वर द पीपल हु टुक मेजर रोल इन कंपोजिंग द हिम्स। द नेक्स्ट वन इज लोअर स्ट्रेटा। अब स्ट्रेटा, इस वर्ड को भी मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए कहा था कि स्ट्रेटा वर्ड का मतलब होता है ग्रुप, भाग, है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि समाज को दो भागों में बांटा गया, एक ऊंचा तबका और एक नीचा तबका। तो ये कहना गलत नहीं होगा, मैं आपको वापस से यहाँ पर थोड़ा सा और डीप में सिखाना चाहूँगा कि समाज एक तरह से तीन भागों में बढ़ गया था। एक हायर रैंक्स यानी कि ऊंचा तबका, एक कॉमन पीपल और एक थे लोअर कास्ट यानी कि लोअर ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये इन लोगों को समाज में किस नाम से जाना जाता था? लोअर कास्ट के जो पीपल होते थे उन्हें कहा जाता था दासास और दासियूस। अब ये थे कौन? जब भी बैटल्स होते थे यानी कि युद्ध वगैरह होते थे, तो वहाँ के जो देश हार जाता था उस देश के लोअर ग्रुप ऑफ पीपल को यानी कि नीचे तबके के लोगों को कैप्चर कर लिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था और उन्हें अपने साथ में बंदी बनाकर लाया जाता था ताकि उन लोगों से काम करवाया जा सके, जो चाहे वो काम करवाया जा सके। और उन्हें ही दास या अगर वो महिला है तो उसे दासी कहा जाता था बच्चों, दास या दासी। तो ये वर्ड वहीं से आए हैं, यानी कि आर्यंस के द्वारा ही दिए गए ये वर्ड्स हैं। They were treated as slaves, गुलाम, नौकर बनाकर रखा जाता था उन्हें, जो चाहे वो काम उन्हें करने के लिए कहा जाता था। एंड slaves did not have any right, उनके पास कोई अधिकार नहीं था अपनी बात कहने का, अपनी इच्छा जाहिर करने का। जो उनके मालिक ने कहा है उन्हें वह काम परफॉर्म करना ही होता था। और जब भी इनको कैप्चर करके लाया जाता था तो इन्हें बाजार में जिस तरह से चीजें बिका करती हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बर्तन वगैरह के बाजार होते हैं, उसी तरह से इन्हें बाजारों में खड़ा करके बेचा और खरीदा जाता था बच्चों। हालांकि ये बहुत अजीब सी बात है, सुनने में भी बहुत अजीब सा लगता है कि पीपल आर ट्रीटेड एज लाइक कमोडिटीज, यानी कि उन्हें वस्तुओं की तरह बाजार में बेचा और खरीदा जा रहा है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसी क्या क्या गलतियां हुई हैं जो हमें आज के टाइम पर नहीं दोहरानी चाहिए।
तो उस समय पर जो कैप्चर्ड पीपल थे, जिन्हें बंदी बनाकर लाया जाता था, उन्हें बाजार में खड़ा करके उनकी बोली लगाई जाती थी, है ना, उन्हें बेचा और खरीदा जाता था, और जो ज्यादा उनके पैसे देता था वो उसे स्लेव बनाकर रखता था, और उनसे जो चाहे वो काम भी करवाया जाता था। दे वर द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स, यानी कि जिसने उस स्लेव को खरीद लिया वह उसका मालिक बन जाता था, यानी कि वो स्लेव उस खरीदने वाले की क्या बन गया, प्रॉपर्टी बन गया। और हमारी जो प्रॉपर्टी होती है हम उसे जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्लेव्स नाउ बिकम ए प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स हु पे हायर प्राइस। स्लेव्स डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। जो गुलाम होते थे, जो नौकर होते थे, दास या दासी होते थे, उन्हें यह अधिकार नहीं होता था कि वो किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले सके, कोई पूजा कर सके, है ना, या मंदिरों में जा सके, प्रार्थना कर सके, ईश्वर की जगह पर जा सके, मंदिर में जा सके। दे ऑल्सो स्पोक ए डिफरेंट लैंग्वेज। अब इस समय पर बेटा इतना ज़्यादा इन सर्वेंट्स के साथ या लोअर कास्ट के पीपल के साथ में भेदभाव किया जाता था कि इन्हें अपर कास्ट यानी कि ऊंचे तबके के जो लोग थे, कौन थे उसमें, राजा और प्रीस्ट, वो अलाउ नहीं करते थे कि ये सर्वेंट्स उनकी लैंग्वेज को बोलें, क्योंकि जो प्रीस्ट और ब्राह्मण्स होते थे वो आपस में वैदिक संस्कृत में बातचीत किया करते थे, है ना, और जो दूसरे ब्राह्मण्स होते थे उन्हें भी वैदिक संस्कृत और इसी तरह की भाषा सिखाई जाती थी, और उन्हें पसंद नहीं था कि उनके घर पर जो दास और दासी हैं वो उन्हीं के द्वारा यूज की गई लैंग्वेज को यूज करें और उसमें बातचीत करें। इसलिए ना तो उन्हें वैदिक संस्कृत को सिखाया जाता था और न ही उन्हें सीख लिया गलती से तो ना ही उन्हें बोलने की परमिशन होती थी। इसलिए उन्हें कहा जाता था कि आप लोग आपस में बातचीत करने के लिए अलग तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। तो दिस सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग एट दैट टाइम। लेकिन खास बात ये थी बच्चों कि उस समय पर जो कास्ट सिस्टम था ये था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कि अगर कोई लोअर कास्ट का पीपल है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लोअर कास्ट में ही रहेगा। अगर वो किसी अच्छी पढ़ाई करके, जैसे पहले भी आपको सिखाया कि वो अच्छी पढ़ाई कर लेता है, तो हो सकता है वो ब्राह्मण कास्ट में शिफ्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि अभी आपको सिखाया गया था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सन ऑफ ए किंग विल बिकम द नेक्स्ट किंग, यानी कि जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बने, लेकिन हर राजा ये चाहेगा कि उसका बेटा ही अगला राजा बने। तो इसके लिए कास्ट सिस्टम में जो परिवर्तन किए गए, वर्ण सिस्टम में चेंजेस लाए गए। पहले कास्ट डिसाइड होती थी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, आप क्या काम कर रहे हैं। अगर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण्स वाली कैटेगरी में हैं, अगर आप युद्ध वगैरह में जाते हैं तो आप क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं, है ना, अगर आप साफ सफाई या सर्वेंट्स का काम करते हैं तो आप लोअर कैटेगरी में आते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए कि राजा का बेटा राजा ही बने, क्षत्रिय का बेटा अगली बार क्षत्रिय बने, तो उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ वर्क से ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ पर शिफ्ट कर दिया। यानी कि अब कास्ट सिस्टम आने वाले समय में डिसाइड होने लगी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर। यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर ब्राह्मण कुल में हुआ है तो वो ब्राह्मण ही बनेगा, प्रीस्ट ही बनेगा। अगर किसी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है तो वो हमेशा क्षत्रिय की जैसा ही काम करेगा और क्षत्रिय का ही नाम दिया जाएगा उसे। अगर कोई लोअर कास्ट में जन्म हुआ है तो वो हमेशा के लिए लोअर कास्ट में ही रहेगा। तो ये उस समय नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोग अपने आप को पावरफुल बनाए रखने के लिए, राजा अपने आप को पावरफुल बनाए रखने के लिए कि मेरी परिवार के लोग ही हमेशा राजा बने, मेरा बेटा ही अगला राजा बने, इस कंसेप्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आगे चलकर आने वाले समय में इस वर्ण सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ वर्क की जगह पर ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया रखा गया। तो ये था बेटा आपका टॉपिक
वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।